हाय, नमस्ते। वेलकम टू स्टारलिंक एजू हब। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर सिटीजनशिप। सो सिटीजनशिप एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन 110% बनता ही है। तो देखिए, सिटीजनशिप या नागरिकता ये डे बाय डे क्या होती है, अमेंड भी होती रहती है। तो आपको अपडेट भी होना है। ये नहीं कि आप जो बुक से पढ़ रहे हो तो वही अपनी जो नॉलेज है उसको लिमिट कर दीजिए। आपको हर अमेंडमेंट पढ़ना है। इससे रिलेटेड कोई बिल पास होती है उस पर भी आपको नजर डालनी है। तो आपके नोट्स ऐसे ही होने चाहिए कि आप अगर कोई थियोरी पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर कुछ न्यूज में है या करंट अफेयर्स में है तो उसको लिंक करते रहिए। सो लेट अस स्टार्ट सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 5 to 11 याद रखिएगा। पहले ये आर्टिकल पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सिटीजनशिप को डिस्क्राइब किया जाता है। जो हमारा पॉपुलेशन है ना स्टेट का, उसको ना दो क्लास में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं सिटीजन और दूसरे होते हैं एलियन। देखिए, यहाँ एलियन का मतलब दूसरे प्लैनेट के लोग नहीं, हमारे इंडियन लैंड बाउंड्री से छोड़कर अगर कोई भी पर्सन है उसको हम क्या कहेंगे, एलियन। एलियन में भी आपको दो ग्रुप मिलेंगे, फ्रेंडली और एनिमी एलियन। सो यू कैन सी वाइल्ड सिटीजन्स। तो देखिए, आप ही अंदाज लगाइए ना, सिटीजन को सबसे ज्यादा आप भाव देंगे या एलियन को देंगे? तो प्रेफरेंस सबसे ज्यादा किसको होता है, सिटीजन्स को होता है। So here, similarly, while citizens enjoy full civil and political citizenship right, इन्हें सारे rights मिलते हैं, aliens do not enjoy all of them. So you can see citizens are member of political community to which they belong. So you can see they are the people who compose this state. इनके वजह से क्या बनता है, एक state बनता है। So state का मतलब ये नहीं होता है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एंड ऑल। तो आपको स्टेट का मतलब एक प्रॉपर क्या देखने को मिलेगा, कंट्री। देखिए, इंटरनेशनल या वर्ल्ड लेवल पे आपको हर एक कंट्री के आगे क्या टर्म देखने को मिलता है, एज अ स्टेट। सो यू कैन सी does citizen of India have the following right under constitution, जो एलियंस के पास नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा ये, लाइक some fundamental rights belong to citizen alone such as article 15, 16, 19। और ये आपको बेसिकली सिर्फ सिटीजन्स के पास मिलेंगे, एलियंस के पास नहीं मिलेंगे। तो देखिए, हम कुछ तो राइट्स अपने लिए ज्यादा प्रेफरेंस में रखेंगे ना, तो ये स्पेशल फीलिंग देता है कि हाँ, हम ज्यादा प्रोटेक्टेड है। सो ऐसे ही कुछ राइट्स है, इनके बारे में डिटेल हम यही चैप्टर में करेंगे, लाइक फंडामेंटल राइट्स के बारे में फंडामेंटल राइट्स में। तो अभी बस आप समझ के लीजिए। सो यू कैन सी ओनली सिटीजन आर एलिजिबल फॉर सर्टेन ऑफिसर्स। जितने भी ऑफिसर्स होते हैं लाइक सेंट्रल एंड स्टेट मेजर ऑफिसर्स, सिटीजन्स ही एलिजिबल है, लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल एज पर आर्टिकल 165। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सिर्फ सिटीजन एलिजिबल है ये सारे ऑफिसर्स को हैंडल करने के लिए। साइमल्टेनियसली यू कैन सी राइट ऑफ सफरेज फॉर इलेक्शन। अगर इलेक्शन के लिए भी आप देखेंगे, हाउस ऑफ पीपल जो यूनियन में होता है, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट जो स्टेट लेवल पे होता है, एज पर आर्टिकल 326। and the right to become a member of parliament and of the legislature of a state are also confined to citizen। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई इलेक्शन चल रहा है सेंटर पे या स्टेट पे, हाउस ऑफ पीपल या लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उधर सिर्फ सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलियन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। So you can see here, as per fourth rule, all the above rights are denied to aliens. Aliens को नहीं है, whether they are friendly or enemy. So let us deal with certain articles, like अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 5, very very important। आर्टिकल 5 क्या कहता है, ये कहता है states that at the commencement of this constitution every person who has been domiciled, जब वो इंडिया में थे, डोमिसाइल थे इन इंडियन टेरिटरी, वो क्या है, सिटीजन। तो उसके क्लॉज क्या है, जो भी बॉर्न हुए इंडियन टेरिटरी में उसको क्या बोल देंगे, सिटीजन। ठीक है, आइदर ऑफ whose parents was born in territory of India, वो भी क्या थे, सिटीजन। who has been ordinarily resident in territory of India for not less than 5 years immediately preceding commencement shall be a citizen। यानी constitution शुरू होने से पहले 5 साल अगर कोई continuously इंडिया में रहा है तो उसे भी क्या दिया जाएगा, सिटीजनशिप। तो स्टार्टिंग की टाइम थी ना, तो इस तरीके से सिटीजनशिप को क्या किया गया था, अलॉट किया गया था। नेक्स्ट यू कैन सी आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 स्टेट करता है दैट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5
A person who has migrated to the territory of India from territory not included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution. सिंपल सा है कि जो आर्टिकल 6 वो बोलता है जो आर्टिकल 5 में नहीं बैठ रहे हैं, तो ऐसे लोग जो माइग्रेट हो रहे हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आप माइग्रेट वर्ड पकड़ लीजिएगा, फ्रॉम टेरिटरी ना इंक्लूडेड इन पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो रहे हैं, उनको भी क्या कर दिया जाएगा, सिटीजनशिप दिया जाएगा। लेकिन ये कमेंसमेंट के टाइम की बात की जा रही है। आर्टिकल 7 की अगर हम बात करें, स्टेट करता है दैट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एंड 6, जो 5 और 6 कवर अप नहीं कर पा रहा है, अ पर्सन हु इज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया टू टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, शैल नॉट बी डीम्ड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडियन सिटीजन नहीं होंगे। So next you can see article 8, ये state करता है that notwithstanding anything in article 5, जो उसमें नहीं होते हैं, any person who or either of his parents or any of his grandparents, parents या grandparents was born in India as defined in Government of India Act 1935, ठीक है, and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to citizen ऑफ इंडिया। देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग है कि कोई भी पर्सन जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं लेकिन इंडिया में नहीं रह रहे हैं, ये इंडिया के बाहर रह रहे हैं, बट इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री वेयर ही इज फॉर द टाइम बीन रिसाइडिंग ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम, देयरफॉर टू सच डिप्लोमेटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव इनके वजह से, ठीक है, whether before or after the commencement of this constitution, remember before or after the commencement of this constitution, in the form and manner described by the government of the Dominion of India or the government of India, ठीक है, इन्हें क्या दिया जाएगा, सिटीजनशिप दिया जाएगा, ठीक है, इनको सिटीजन माना जाएगा अगर ये रजिस्टर्ड होते हैं काउंसिलर के थ्रू या डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के एंगल से। नेक्स्ट यू कैन सी आर्टिकल 9, ये स्टेट करता है दैट नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 इफ ही हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड अ सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, अगर उसने खुद से दूसरे फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप ले लिया है तो उसको भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। नेक्स्ट यू कैन सी आर्टिकल 10 स्टेट करता है दैट एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया and any of the foregoing provision of this part shall subject to the provision of any law that may be made by parliament continue to be citizen। तो जो भी लॉ या पार्लियामेंट में बनाया जा रहा है तो उसके हिसाब से भी आगे जाके कोई भी पर्सन सिटीजन बन सकता है, बट ये पार्लियामेंट लॉ के हिसाब से चलेगा यानी प्रोविजंस के हिसाब से, ठीक है। सो आर्टिकल 11 क्या बोलता है दैट नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। तो इसमें यही है कि कुछ भी ऐसा डेरोगेट नहीं किया होता है फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट कि कोई प्रोविजन से बना एक्विजिशन टर्मिनेशन को लेकर या मैटर को लेकर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। So let us talk about Citizenship Act 1955, very important, ठीक है, इस पे डायरेक्ट मेंस पे भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। सो कैन से सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कौन से तरीके से मिल सकता है, 5-6 तरीके से। तो ये क्या है, पहला है सिटीजनशिप जो कमेंसमेंट के टाइम है, बर्थ से मिल जाएगा, डिसेंट यानी एंसेस्ट्रल बेस पे मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल जाएगा, नेचुरलाइजेशन के थ्रू मिल जाएगा। नेचुरलाइजेशन यानी कि वो लोग जो इंडियन इकोनॉमी, ट्रेड, कॉमर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं और उस कंट्री में भी हमारे मेंबर्स को नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल रहा है, तो वहाँ के कंट्री के भी लोग को हमारे यहाँ नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगा। लाइक अदान सामी, ये सिंगिंग करते हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमिकली, तो यू कैन सी कि इनके अच्छे नेचर के वजह से, गुड कैरेक्टर के वजह से, इंडियन लैंग्वेज का भी इनको ज्ञान है, तो इसलिए इनको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल गया।
इनफैक्ट यू कैन सी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई टेरिटरी अगर इंडिया में पार्ट बन जाता है तो उन्हें भी सिटीजनशिप देना पड़ता है. सो वह एक तरीका है सिटीजनशिप प्राप्त करने का. Next you can see people who are domiciled in India as on 26 November 1949, remember this, automatically become citizen of India by virtue of citizenship at the commencement of the constitution. Along with it, person who are born in India after 26 Jan 1950 but 1 July 1987 के पहले are the Indian citizen, इनको भी मिल गया citizenship. Next, a person born after 1 July 1987 is an Indian citizen if either of the parents, एक पेरेंट्स को क्या होना था, सिटीजन होना था उस टाइम, उनके बर्थ के टाइम, तो ही सिटीजनशिप मिलेगा. देखिए ना, धीरे धीरे चेंज होते गया टाइम के हिसाब से. पहले कमेंसमेंट के हिसाब से मिल गया सिटीजनशिप, फिर एक डेट दे दिया कि इसके बीच में अगर बर्थ हुआ है तो सिटीजनशिप मिल जाएगा 50 से 87 के बीच में. फिर 87 में आया कि नहीं, एक पेरेंट तो इंडियन होना ही चाहिए. नेक्स्ट देखिए, पर्सन बॉर्न आफ्टर 37/2004, अगर उनके दोनों पेरेंट्स इंडियन हैं और इफ वन पेरेंट इज एन इंडियन सिटीजन और अदर इज नॉट इलीगल इमाइग्रेंट, याद रखना ये इलीगल माइग्रेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो ही उसको सिटीजनशिप मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. नेक्स्ट यू कैन से सिटीजनशिप बाय बर्थ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेटिक पर्सनल एंड दोस ऑफ एनिमी एलियन. तो ये भी एक क्या है, क्लास है. Next, you can see the Citizenship Amendment Act आया था 1986. This act specifically deal करता है with citizenship of state of Assam. So it mentioned those illegal migrants to get citizenship to need to be registered with the Indian consulate in the prescribed format. अगर वो रजिस्टर कर लिए तो ठीक है, नहीं तो वो सब क्या illegal migrants हैं, उनके बच्चों को इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं केसेस आसाम साइड, तो आप वो न्यूज़ से प्रेफर करके देख सकते हो, बहुत सारी हिंसा भी हुए हैं. नेक्स्ट यू कैन सी द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, एनी पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया इज कंसिडर्ड अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ सिटीजनशिप बाय डिसेंट इफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स वाज अ सिटीजन एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ. यानी कि अगर कोई भी पेरेंट इंडियन सिटीजनशिप पाया है उसके बर्थ के टाइम, तो उसको क्या दिया जाएगा, सिटीजनशिप बाय डिसेंट. अब देखिए यहाँ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 एक्ट के हिसाब से ही इंट्रोड्यूस किया गया था. प्रोविजन फॉर ओवरसीज सिटीजन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, उनको लेकर था. फिर आता है 2005 का अमेंडमेंट. द एक्ट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स. इट प्रोवाइड्स फॉर डुअल सिटीजनशिप टू PIO ऑफ 16 कंट्री, तो उनको डुअल सिटीजनशिप दिया गया था. So finally let us talk about termination of Indian citizenship. तो आप देख सकते हो टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप ये 3 तरीके से हो सकता है. रिनंसिएशन, आपने खुद से त्याग दिया है, ठीक है, कि मुझे नहीं चाहिए इंडियन सिटीजनशिप, तो आप इन्फॉर्म कर रहे हो प्रॉपर और आप क्या कर रहे हो, दूसरे कंट्री में सिटीजनशिप ले रहे हो. नेक्स्ट, टर्मिनेशन यानी क्या होता है कि जो सिटीजन है वो बिना इन्फॉर्म किए कोई फॉरेन कंट्री में मेंबरशिप ले लेता है, तो इससे हम टर्मिनेट कर देते हैं कि तुम जाओ वहीं रहो. डिप्रीवेशन क्या केस है कि इसमें अगर समझो इंडिया वॉर पे है कोई कंट्री से और आप ट्रेड ट्रांजैक्शन या कोई डेटा लीक कर रहे हो ऐसे टाइम में, या फिर आप कुछ ऐसा एक्टिविटी की हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो यहाँ डिप्रीवेशन के सवाल आ जाते हैं. क्या जबरदस्ती निकालना, मैं इसे जबरदस्ती निकालना कहती हूँ. फाइन, रिनंसिएशन आपको छोड़ते हो. टर्मिनेशन, आपने इन्फॉर्म नहीं किया, दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप पा गए तो ऑटोमेटिकली यहाँ से टर्मिनेट. डिप्रीवेशन यानी आपको जबरदस्ती निकाला जाएगा आपकी हरकतों की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है. सो लेट अस गो थ्रू दिस वर्ड. सो रिनंसिएशन की अगर हम बात करें, so you can see if any citizen of India who is also a national of another country renounces his Indian citizenship through a declaration, खुद declaration दे रहा है, in the prescribed manner, he ceases to be an Indian citizen, तो वो हट जाता है. When a male person ceases to be a citizen of India
एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ हिज ऑल्सो सीजेस टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके बच्चे भी हट जाते हैं, लेकिन जब उसके बच्चे फुल एज पे आ जाते हैं दैट इज 18, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो डिसीजन ले सकते हैं कि उनको इंडिया में रहना है या नहीं, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप में कंटिन्यू रहना है कि नहीं। हाउएवर सच अ चाइल्ड में विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, आफ्टर अटेनिंग फुल एज, become an Indian citizen by making a declaration to his intention to resume Indian citizenship. टर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो इंडियन सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड इफ अ सिटीजन नोविंगली और वॉलंटरली अडॉप्ट द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन कंट्री। डेप्रिवेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज सिटीजनशिप इन सम केसेस, बट this not applicable for all citizens. So it is applicable only in the case of citizens who have acquired this citizenship by registration, naturalization, or any by Article 5, Clause C, which is citizenship at commencement for a domicile in India and who has ordinarily been a resident of India for not less than 5 years immediately preceding the commencement of the Constitution. ये already हमने discuss कर लिया है. So let us talk about differences between PIO and OCI. अब आपको देखने को मिलेगा, अब एक ही टर्म में आ जाते हैं NRI, अब ऐसा डिफरेंट कुछ भी नहीं है. So you can see जो PIO होते हैं all are eligible except SAARC countries, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यानी इंडिया के आजू बाजू वाले कंट्रीज. अगर आप पढ़ेंगे ये कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, सो यू कैन सी 8 कंट्रीज है ऐसे, तो उनको छोड़ के सबको PIO दिया जाता है. और वहीं ओवरसीज सिटीजन किसको बोलते थे, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वाले एलिजिबल हैं. सो यू कैन सी PIO, उनके पास नो सेपरेट वीज़ा रिक्वायर्ड होता है टू विजिट इंडिया. और वहीं आपको देखने को मिलेगा OCI के पास मल्टीपर्पज या लाइफ लॉन्ग एंट्री वीज़ा होनी चाहिए. Next you can see parity with NRI on economic, financial, educational sphere but can't buy agro land, no political right. PIO को लेकर है. You can see parity with NRI on economic, financial, educational sphere but can't buy agro और no political right. मतलब ये सेम है पॉइंट दोनों के. Next you can see PIO का all activities except mountaineering, missionary, research work and visiting protected restricted areas which require specific permit. और वहीं OCI का भी आपको सेम देखने को मिलेगा. ऑल एक्टिविटीज एक्सेप्ट माउंटेनियरिंग, मिशनरी, रिसर्च वर्क, विजिटिंग प्रोटेक्टेड रेस्ट्रिक्टेड एरिया विच रिक्वायर्स स्पेसिफिक परमिट. PIO needs to reside in India for 7 years before making application of citizenship. और वहीं आपको OCI में क्या देखने को मिलेगा, need to stay in India for 1 year before making application and this can be granted after 5 years of registration. तो आप ये बेसिक डिफरेंस देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. और इसी दौरान ये सब देखते हुए भारतीय प्रवासी दिवस भी शुरू कर दिया गया था. 9 जैन कहा जाता है महात्मा गांधी की एंट्री हुई थी इंडिया में इन 1915, तो उनकी याद में भारतीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है. तो आप ये सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा. रिविजन इज मस्ट. Thank you for watching. Happy learning. Have a good day.